तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10th का नया चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या होती है समांतर श्रेणी और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अनुक्रम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, उसका एनवा पद याद करना सीखेंगे, फिर हम एन पदों का योगफल याद करना सीखेंगे और उन पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ अनुक्रम की, कि अनुक्रम क्या होता है। कि जब संख्याओं को किसी समूह में लिखते हैं, एक समूह में लिखते हैं और उस समूह में कैसे लिखते हैं, निश्चित क्रम में। यदि संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो निश्चित नियम को फॉलो करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई है समूह के रूप में, ठीक है, 1, 10, 12, 16, 100। ये एक क्या बना रही है, एक अनुक्रम बना रही है जिसमें संख्याएं क्या है, आरोही क्रम में है। तो यहाँ पे क्या नियम फॉलो हो रहा है कि आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, 1 के बाद 10, फिर 10 से 2 बड़ा 12, फिर 12 से 4 बड़ा 16, फिर 100। तो यहाँ पे ये जो है एक अनुक्रम है, एक संख्याओं का समूह है जो किसी निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है। उसी के बाद हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 3, 6, 9। यह एक अनुक्रम बनाता है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से 3 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये भी एक संख्याओं का समूह है और एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है। और निश्चित नियम क्या है कि हर संख्या अपनी पूर्व संख्या से 3 ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का ऐसा समूह जो निश्चित क्रम में रखा गया हो और निश्चित नियमानुसार हो, वो हमारा अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं संख्या 1, संख्या 4, संख्या 16, संख्या 64, ये सब क्या कहलाती है, प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। और प्रत्येक पद को कैसे बना अनुदिश करते हैं, A1, A2, A3 और AN से। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब प्रथम पद को हम बोलते हैं A1, द्वितीय पद को बोलते हैं A2, तृतीय पद को बोलते हैं A3 और लगातार चलती रहता है अनुक्रम, तो जो लास्ट पद होता है हम उसको एनवा पद बोलते हैं। जो अनुक्रम का व्यापक पद, यहाँ पे जनरल टर्म है। एक अनुक्रम सीमित कहलाती है अगर जो हमारा समूह है उसमें संख्याएं निश्चित हैं, यानी कि फिक्स है, तो वो हमारा अनुक्रम क्या कहलाता है, परिमित कहलाता है। लेकिन अगर पदों की संख्या परिमित नहीं हो, मतलब सीमित नहीं हो, बहुत दूर तक चलती जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हमको ये तो पता चल गया कि अनुक्रम क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुक्रम और श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, तो ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों यानी कि नियम के साथ लिखा जा सके, अर्थात प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, श्रेणी कहलाता है। अनुक्रम में तो क्या हो रहा था कि संख्याओं के समूह को किसी निश्चित क्रम में नियमानुसार लिखा गया था, वो हमारा अनुक्रम था। अब हमने यहाँ पे सीखा श्रेणी क्या है, तो किसी अनुक्रम को किसी निश्चित नियम और किसी प्रतिबंधों से लिखा गया हो, वो हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। यहाँ पे हम उदाहरण से समझेंगे। अनुक्रम 5, 7, 9, 11 एक क्या है, श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक पद पूर्व पद से 2 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। मतलब प्रत्येक पद में हम जब 2 जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा। तो इसमें क्या नियम फॉलो हो रहा है कि प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। तो एक निश्चित क्या कर रहा है, नियम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। अनुक्रम 3, 10, 18, 21, 35 एक श्रेणी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे 3 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 10 आ गया, फिर क्या आ गया, 18 आ गया, फिर क्या आ गया, 21 आ गया। मतलब किसी निश्चित नियम या निश्चित क्रम को ये क्या करता है, फॉलो नहीं करता, तो यह एक श्रेणी नहीं है। तो आप ऐसे पहचानोगे कि कौन सी श्रेणी है और कौन सी श्रेणी नहीं है। सभी श्रेणियां अनुक्रम होती है। यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान से देखना, सभी श्रेणियां अनुक्रम होती है परंतु सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होते। इसका हमने यहाँ पे उदाहरण देखा है। यह एक अनुक्रम है तो ये एक श्रेणी भी है। क्यों? क्योंकि निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब पे व्यवस्थित है। यहाँ पे ये एक अनुक्रम तो है पर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्याओं का समूह तो है लेकिन ये किसी निश्चित नियम को फॉलो नहीं करा, यानी कि किसी निश्चित नियम के अंतर्गत ये व्यवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि सभी श्रेणियां अनुक्रम तो होती हैं परंतु सभी अनुक्रम श्रेणियां नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करेंगे, श्रेणियां बहुत तरह की होती हैं।
यहाँ पे हम 3 तरह की श्रेणियां मैं आपको बताती हूँ। एक होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणात्मक श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो अब इस अध्याय में जो हम बात करने वाले हैं वो समांतर श्रेणी की बात करने वाले हैं, जो कि हमारा अध्याय का नाम है। तो हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का छोटा सा परिचय। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी कि श्रेणी तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। समांतर श्रेणी क्या होती है कि प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित यानी कि फिक्स वैल्यू को जोड़ने पर प्राप्त होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इस निश्चित संख्या को मतलब जो निश्चित संख्या हम पद में जोड़ते हैं उस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। अर्थात एक श्रेणी जिसमें किसी पद उसके पूर्व पद का सर्वांतर समस्त श्रेणी में क्या रहता है, स्थिर यानी कि फिक्स रहता है। एक फिक्स संख्या हम जोड़ते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक श्रेणी की बात कर रही हूँ। मैंने उस श्रेणी को स्टार्ट किया 2 से, 2 में मैंने 2 जोड़ा तो अगला आया 4, फिर 2 जोड़ा तो 6, फिर 2 जोड़ा तो 8, फिर 2 जोड़ा तो 10। तो मैंने यहाँ पे एक निश्चित संख्या जोड़ी, क्या जोड़ी, 2। हर पद में निश्चित संख्या जोड़ी 2। तो ये जो निश्चित संख्या है ये पूरी श्रेणी में क्या है, फिक्स है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सर्वांतर कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्वांतर कहलाती है। अब ये जो सर्वांतर है जरूरी नहीं है 2, ये सर्वांतर धनात्मक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सर्वांतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रत्येक, जैसे कि यहाँ पे संख्या लिखी हुई है A1 A2। अभी अभी मैंने आपको बताया था A1 A2 क्या है, हमारी श्रेणी के पद हैं। N सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं यदि एक चर संख्या D अस्तित्व में इस प्रकार हो। यानी कि मान लीजिए हमने पहला पद लिख लिया A, दूसरा पद हमने कैसे लिखेंगे, पहले पद में वो सर्वांतर को जोड़ के यानी कि A1 प्लस D। तीसरा पद हम कैसे लिखेंगे, उसका पूर्व पद यानी कि A2 में एक सर्वांतर को जोड़ के यानी कि D। चौथा पद कैसे लिखेंगे, पूर्व संख्या A3 में D जोड़ के। यानी कि ये एक निश्चित संख्या जिसको हम सर्वांतर बोलते हैं वो हर पद में जुड़ती चली जाती है, उसके पूर्व पद में जुड़ेगी और अगला पद बनाएगी। तो यहाँ से हमारा an निकालना है, लास्ट पद। तो an बराबर क्या होगा, an के जस्ट पहले वाला पद यानी कि an-1, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, d। तो प्रत्येक सूची इस संख्या का पद कहलाती है। तो हमारे पास हम जब समांतर श्रेणी लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखा a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। यह एक समांतर श्रेणी को क्या करता है, दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप किस तरह से होता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। जहां पे ये हमारा a जो है वो कहलाता है प्रथम पद और d जो है हमारा कहलाता है सर्वांतर। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं यानी कि जनरल फॉर्म। ये जो हमने लिखा है ना, क्या लिखा है हमने, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हमारी समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित होती है तो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, और अगर पदों की संख्या सीमित नहीं होती तो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको पता चल गया। अब हमें ये सीखना है कि कोई भी अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं। तो देखो, कभी कभी संख्याओं की सूची या अनुक्रम दिए जाते हैं, ठीक है, और हमें समांतर श्रेणी पता करनी होती है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि वो एक निश्चित पद को जोड़ने से प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ये ना पूरी श्रेणी में जो सर्वांतर है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ एक सवाल से। ठीक है, यहाँ पे हम जांच कीजिए कि अनुक्रम समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, दिया गया अनुक्रम, जो आपको दिया गया है वो अनुक्रम आप लिखेंगे। ठीक है, क्या अनुक्रम दिया गया है आपको, 13, 10, 7, 4। अब अभी अभी हमने बताया था पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। हमारा A1 हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। A1 हमारा है 3। अब A2 हमारा क्या है, A2 हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1। तो क्या है, 13 माइनस 10 कितना आया, 13 माइनस 10 आया 3। 13 माइनस 10 हमारा कितना आया, सॉरी A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 13। 10 माइनस 13 हम यहाँ करेंगे, अच्छे से लिख देते हैं इसको, 10 माइनस 13।
तो कितना आया हमारा d, ये हमारा सर्वांतर होता है, पूर्व पद और इसका अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर, तो -3 आया। अब हमारा ये वाला पद देखते हैं A3, A3 किससे निकलेगा, इससे और इसका डिफरेंस A3 माइनस A2, इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 का जो डिफरेंस है वो भी -3 है। फिर आगे चलते हैं A4 पे, A4 हमारा क्या है, A4 माइनस A3 यानी कि 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 क्या है, तो यानी कि यहाँ पे हर श्रेणी एक निश्चित अनुक्रम को, निश्चित को क्रम को फॉलो कर रही है। क्या फॉलो कर रही है कि इन सबके बीच का जो सर्वांतर है वो क्या है, निश्चित है, इन सबके बीच का जो अंतर है वो क्या है, निश्चित है। और क्या है अंतर, -3। तो यहाँ पे हमने क्या चीज देखी कि इस श्रेणी में, इस अनुक्रम में जो अंतर है वो फिक्स है, जो कि -3, अर्थात हम क्या बोलेंगे, अर्थात 13, 10, 7, 4 एक समांतर श्रेणी है। हमको यही पता लगाना, तो ये एक समांतर श्रेणी है। आई बात समझ में। तो अगर आपको जांचना है कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आप उनके पदों के बीच अंतर देखो, अगर पदों के बीच अंतर समान है, फिक्स है, तो वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस तरह हम किसी भी अनुक्रम या किसी भी श्रेणी की जांच करेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना अभी अभी हमने सीखा है, पर फिर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई श्रेणी या अनुक्रम इस समांतर सूची में है, A1, A2, A3, A4, AN, है ना, ये समांतर श्रेणी की सूची है। अब आपको सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी कि स्मॉल d ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर या इन दोनों के बीच का अंतर हमारा क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। तो जब सर्वांतर ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A1 या AN माइनस AN माइनस 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन से करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 प्रश्न है, हम 2 करेंगे, एक आप करोगे। तो दिए गई श्रेणी क्या है, दिया है, क्या दिया है, 3, -2, -7, -12। यहाँ आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। आपका A क्या है, 3 है, A1 हमारा 3 है, A2 हमारा -2 है। आपका D हमारा क्या होता है, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। तो यानी कि A2 माइनस A1 हमारा D होगा। A2 हमारा है -2 माइनस A1 हमारा है 3, -2 माइनस 3 हमारा क्या हो गया, -5। तो यहाँ से सर्वांतर कितना निकल गया, सर्वांतर बराबर -5। आई बात समझ में। चलिए दूसरा करते हैं हम। यहाँ पे 11, दी गई श्रेणी ये है, ठीक है, A1 बराबर 11, A2 बराबर भी 11। सर्वांतर क्या होता है, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, यानी कि A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 11 है, A1 भी 11 है, तो समांतर श्रेणी का अंतर, सर्वांतर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैंने आपको समांतर श्रेणी में सर्वांतर के बारे में एक बात बताई थी कि जो हमारा सर्वांतर है वो धनात्मक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ये वाला आप खुद करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या सीख लिया कि समांतर श्रेणी में कोई अनुक्रम है या नहीं वो निकालना और उसका सर्वांतर निकालना। आगे चलेंगे हम समांतर श्रेणी को लिखना। अगर अब आपके पास समांतर श्रेणी को आपको बोल दिया जाए कि लिखो, कब, जब प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया हो। तो आप किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी में कब लिखोगे, जब आपको उसका व्यापक रूप पता हो। और अभी अभी मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, इस तरह से होता है, ए फिर निश्चित संख्या जोड़ते हैं, यानी कि ए में निश्चित संख्या यानी कि सर्वांतर जोड़ते हैं, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। तो जो संख्याएं, जो पद आते जाते हैं वो पद कौन सी श्रेणी में बन जाते हैं, समांतर श्रेणी में बन जाते हैं। तो जब आपको समांतर श्रेणी का पहला पद यानी कि a और सर्वांतर यानी कि d दिया हुआ, तो आप समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करोगे, इस फॉर्मेट में रखकर, यानी कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d में रखकर। तो यहाँ हम उसका एक प्रश्न करेंगे जिससे आपको बहुत आसानी होगी। समांतर श्रेणी लिखिए जिसका पहला पद 5 तथा सर्वांतर -3 हो। तो आपको सबसे पहले लिखना है, दिया है, क्या दिया है आपको दिया है प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, आपको a दिया हुआ है 5, फिर आपको दिया है सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है स्मॉल d, जो आपको दिया हुआ है -3। तो आपको समांतर श्रेणी लिखनी है, तो समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी क्या होगी, ए तो आपका आ गया 5 और अगली संख्या होगी a प्लस डी, तो 5 प्लस माइनस 3, तो 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो अगली श्रेणी क्या होगी 2, यानी कि a1 हमारा ये आ गया, a2 हमारा आएगा 2। फिर इसके बाद हमें a3 निकालना है, तो a प्लस 2d यानी कि 5 प्लस सर्वांतर हमारा क्या है -3 और 2, ठीक है, तो 5 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, 5 माइनस 6 कितना होता है -1। फिर अगला निकालते हैं a4, तो a प्लस 3d, a हमारा है 5 प्लस 3, d हमारा है -3, प्लस माइनस माइनस हो जाए 3 इंटू 3 9, 5 माइनस 9 हो गया -4, ठीक है। इस तरह हम आगे निकाल सकते हैं। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या हुई, a1 हमारा हुआ 5, अर्थात समांतर श्रेणी, अर्थात समांतर श्रेणी क्या क्या हुई, a हुआ हमारा 5, -2, -1, -4 और इस तरह से आगे चलती चलती जाएगी। तो अगर आपको प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला पढ़ते हैं हम समांतर श्रेणी का nवां पद। यहाँ तो अभी हमने क्या सीखा था कि समांतर श्रेणी निकालना, अब nवां पद मतलब कहां तक हमारी समांतर श्रेणी निकालनी है वो सीखना। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d होता है, ये हम सबको पता है। तो nवां पद हम कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ऑब्वियसली बात है कैसे, क्योंकि हमें a2 निकालना था तो हमने कैसे निकाला a1 प्लस डी, हमें a3 निकालना था तो हमने कैसे निकाला a2 प्लस 2d, ऐसे किया। यानी कि तीसरा पद निकालना है तो हमने दूसरे पद में ये किया। इसी तरह a4 निकालना था तो हमने क्या किया a3 प्लस 3d, a प्लस या a प्लस 2d, a प्लस 3, ठीक है। इसी तरह an वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे a प्लस n माइनस 1d। इसी तरह हमने क्या निकाल लिया, nवां पद निकाल लिया। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है जो आपको एज इट इज याद रखना है, a प्लस n-1 इंटू डी। मेरे साथ दोहराइए, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद जनरल टर्म कहलाता है, यानी कि व्यापक रूप कहलाता है। यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद हो तथा nवां पद, nवां पद हमारा क्या कहलाएगा, अंतिम पद भी कहलाएगा, मतलब कुल n पद हो, यानी कि हमारी सीमित पद समांतर श्रेणी है, तो वो जो nवां पद है वो हमारा कौन सा अंतिम पद कहलाएगा। और अंतिम पद को हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल l से। तो nवां पद को आप लास्ट पद भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको प्रश्न घुमाते हुए पूछा कि अंतिम पद आपको दिया हुआ हो तो भी आपका सूत्र क्या होगा, अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपने तीन चीजें देखी, प्रथम पद a होता है, सर्वांतर d होता है, nवां पद यानी कि हमारी समांतर श्रेणी में कुल n पद ज्ञात करना, या अंतिम पद दिया हुआ हो तो उसका सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम इसको अच्छे से प्रश्न से करते हैं। अनुक्रम 7 -3 -1 -5 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया अनुक्रम। क्या अनुक्रम हमें दिया गया है, 7, 3, -1, -5, ठीक है। अब आपका a जो है वो कितना है, 7 है प्रथम पद। d हमारा क्या होगा, दो क्रमागत पदों के अंतर, यानी कि a2 माइनस a1, 3 माइनस 7 यानी कि -4। अब हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो हमें पता है समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां, यानी कि n बराबर कितना हो गया 20, अर्थात n बराबर क्या है 20। पहला पद है 7 प्लस n हमारा 20 -1 और d हमारा है -4। तो 20वां पद हमें ज्ञात करना है, क्या होगा, तो 7 प्लस 19 इंटू -4, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, 19 को हमने 4 से गुणा किया तो 9, तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम, 7 में से 76 माइनस होगा तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी तो ऋणात्मक संख्या ही बचेगी। तो 20वां पद क्या आएगा हमारा, देखते हैं यहाँ पे,
कितना आया 69 और वो आया माइनस का। तो आपको इस समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना था, तो समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, माइनस का 69। अब अगर आपसे पूछिए 20वां, 21वां बताओ, 22वां बताओ, 50वां पद बताओ, तो इस तरह से आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या दिया होना चाहिए, प्रथम पद और सर्वांतर अगर दिया हुआ हो तो आप कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये हमने सीखा समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। अब हम आगे चलते हैं समांतर श्रेणी के nवें पद पर आधारित प्रश्न, यानी कि nवें पद से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले प्रकार का प्रश्न क्या होता है, n का मान ज्ञात करना जब nवां पद तथा अंतिम पद दिया गया हो, यानी कि nवां पद और अंतिम पद दिया गया हो तो हमें समांतर श्रेणी में nवां यानी कि वो कौन से नंबर का पद है वो ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम प्रश्न से करते हैं। आपको अनुक्रम दिया है तो आप सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अनुक्रम, जो अनुक्रम दिया गया है वो लिखेंगे, दिया गया अनुक्रम 3, 6, 9, 12 और 1, 1, यानी कि यहाँ पे लास्ट कहां तक जा रहा है वो दिया हुआ है। तो ये हमारा लास्ट क्या कहलाता है, nवां पद भी कहलाता है और लास्ट पद भी कहलाता है। ठीक है, अब हमें पता है a बराबर है 3, ठीक है, और d बराबर क्या होता है, दो क्रमागत पदों के अंतर, यानी कि 6 - 3, तो 6 - 3 बराबर 3। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, मतलब n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का। दिया है, क्या दिया गया है, दिया गया है अंतिम पद यानी कि स्मॉल l बराबर कितना है, 1, 1, 1, 111। तो हम पता है, हम जानते हैं अंतिम पद l बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। l की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 111, a की वैल्यू है 3, n हमें ज्ञात करना है और d हमारा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको, अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, 3 प्लस 3n-3 ऐसे ही होगा। इस 3 को अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 आपस में कट गया। अब क्या बचा, बराबर 3n। तो हमें n का मान निकालना है 111/3, कितना आ गया, 111/3। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n का मान आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे n का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने निकाला पदों की संख्या, यानी कि nवां पद निकाला। ठीक है, हमने क्या निकाला, nवां पद। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो कितना आया, n बराबर 37, यानी कि इस अनुक्रम में, इस समांतर में पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 37 है। कैसे भाग दिया ये भी बताऊं, 3 तिया 9, 9 3 बार गया, 9 2 आया इधर कैरी फॉरवर्ड 21, तो 3 सत्ते 21, तो कितना आया 37, यानी कि इस अनुक्रम में टोटल कितने पद हैं, टोटल 37 पद है, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से टोटल कितने पद आ गए, टोटल 37 पद आ गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे किस तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो पदों की संख्या ज्ञात करने पर क्वेश्चन आ गया, समांतर श्रेणी या nवां पद या दोनों ज्ञात करना हो, यानी कि समांतर श्रेणी भी ज्ञात करनी की श्रेणी कैसी है, उसका nवां पद भी ज्ञात करना है। तथा जब श्रेणी के दो पद दिए गए हों, दो पद का मतलब पहला पद और दूसरा पद दिया गया हो, ठीक है, तब आपको समांतर श्रेणी भी ज्ञात करो, nवां पद भी ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद जो है -1 है तथा 16वां पद जो है 17 है, तो व्यापक पद ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर श्रेणी भी ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है, दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी का 7वां यानी कि A7 हमको दिया है -1 तथा A16 16वां पद दिया है 17, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको पता होता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हमारा n क्या है, 7 है, तो a प्लस 7-1 इंटू डी, तो a प्लस 6d, ये हमारी हो गई समीकरण 1 A7। इसी तरह 16वां पद हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 16-1 15d, ये हमारी हो गई समीकरण 2। भाई 7वें पद और 16वां पद दिया हुआ है, तो इससे हमारी 2 समीकरण बन गए। अब हम इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है, जैसे हमने घटाया तो a हमारा क्या बचेगा, a प्लस
15d माइनस a माइनस 6d, यही बचेगा, यही आएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, अब यहाँ पे भी देखिए इस a7 की वैल्यू दी हुई है -1 और इसकी वैल्यू दी हुई है 17, तो यहाँ पे ये भी आपस में घटेंगे, तो 17 माइनस -1, तो यहाँ पे a से तो a कैंसिल हो गया, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9d, 17 प्लस 1 हो गया हमारा 18, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 18/9, तो d बराबर आ गया हमारा 2, d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया हमारा 2, क्योंकि हमें इस पद का मान दिया हुआ था, इस पद का मान कितना दिया था -1 और इस पद का मान दिया हुआ था 17, तो हमने यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, किसी भी समीकरण में, 1 में कर दो या 2 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या है हमारी समीकरण 1, a प्लस 6d बराबर -1, तो a प्लस 6d हमारा 2 है बराबर -1, a प्लस 12 बराबर -1, तो a हमें अब -1 12 उधर चला गया, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा -13, a बराबर हमारा कितना हो गया -13। अब a भी आ गया, d भी आ गया, तो व्यापक पद नहीं ज्ञात कर सकते, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। व्यापक पद हमारा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, तो ये हमारी समांतर श्रेणी के क्या कहलाते हैं, व्यापक पद। तो a हमारा आ गया माइनस, अब a प्लस d हमारा निकालना है, तो a प्लस, ठीक है, a प्लस d हमारा कितना है 2, तो यानी कि -13 प्लस 2, तो कितना निकल गया -11। इसी तरह हम नेक्स्ट पद में निकाल सकते हैं, nवा पद भी निकाल सकते हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 2 पद दिए हुए हो तो हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद और व्यापक पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार के, अब हमें प्रकार 3 पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई जानकारी के आधार पर सर्वप्रथम समांतर श्रेणी लिखते हैं, तत्पश्चात अज्ञात राशि ज्ञात करते हैं। अब ये हमारा टाइप 3 बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो हम क्वेश्चन से इसको समझेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन के आधार पर हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि समांतर श्रेणी है क्या है, आपको सिर्फ एक चीज दे दी कि 7 से विभाजित होने वाली, यानी कि जो संख्याएं हमें लिखनी है वो 7 से विभाजित होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो 2 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए, तो 2 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 अंकों की संख्याएं, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की संख्याएं। तो 2 अंकों की संख्याएं क्या क्या होती हैं, 10, 11, 12, 13, 14 से कहां तक होती है, 97, 98 और 99 तक। जैसे ही 100 आएगा तो कितने अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों की। तो यहाँ पे हमने पहले तो 2 अंकों की संख्या लिख ली, फिर हमसे कहा 2 अंकों की ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो, तो 2 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित हो, तो 7 से विभाजित कौन कौन से होती है, 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 12 भी, 14 होता है, 28 होता है, ठीक है, 14 होता है, 28 होता है, 35 होता है, 42 होता है और लास्ट में 98। ये सभी संख्याएं जो क्या है 2 अंकों की है और ये सब किससे विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है। तो अब हमारी क्या ये एक अनुक्रम, क्या ये एक श्रेणी बन गई, ये एक निश्चित चीज को फॉलो कर रही है। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे a हमारा क्या हो गया 14, b हमारा क्या हो गया 28 माइनस 14, 28 माइनस 14 हमारा कितना हो गया, चलिए तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 21 भी हो गया, 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, 14, 21, 28, 35, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया यहाँ से 14, सर्वांतर कितना आ गया 21 माइनस 14, यानी कि जो अंतर है वो कितने का है, 7 का। अब हमें बतानी है कुल संख्याएं कितनी होगी, यानी कि 2 अंकों की वो संख्या है जो 7 से विभाजित हो, तो टोटल संख्या कितनी होगी, यानी कि हमें यहाँ क्या मान करना है, n का मान ज्ञात करना है, नंबर ऑफ संख्याएं कितनी होगी n ज्ञात करना है। और हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंतिम संख्या, यानी कि अंतिम पद दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि समांतर श्रेणी का अंतिम संख्या किसके बराबर होती है, a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमें यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है? n का। अंतिम पद हमारा है 98, a हमारा 14, n माइनस 1 d हमारा है 7। तो 98 बराबर 14 प्लस 7 n माइनस 7। 14 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, बराबर 7 प्लस 7 n। यहाँ पे 7 उधर चला जाएगा, 98 माइनस 7 बराबर 7 n। 8 में से 7 गया तो 1 बचा, तो 91 बराबर 7 n। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो 91 बराबर 7, 7 एकम 7, 7 या 21, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? 13। यानी कि कुल कितने पद होंगे जो 7 से विभाजित होंगे 2 अंकों वाले? तो कुल 13 पद होंगे। 1 2 3 4 5, तो कुल कितने पद होंगे? कुल 13। तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया? 13। हमें यही बताना था कि कुल कितनी संख्याएं होगी, तो कुल 13 संख्याएं ऐसी होंगी 2 अंकों की जो 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको इबारती प्रश्न भी दे दिए जाए तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। अब हमें बात याद करनी है, समांतर श्रेणी का अंत से लास्ट से nवां पद याद करना है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम सबको पता है a होता है, सर्वांतर जो है वो d होता है, अंतिम पद जो होता है a होता है। तो समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद याद करना हो तो कैसे करेंगे? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे चीज को ध्यान से समझना बच्चों, हमने समांतर श्रेणी का एलवा पद, अंतिम पद तो ज्ञात करना आता है, लेकिन वो शुरू से। अगर हमें अंत से अंतिम पद ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l यानी कि लास्ट पद, माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन से करते हैं। समांतर श्रेणी, अब आपको दी गई श्रेणी है, दिया है क्या क्या दिया है? 4, 9, 14 और 254। 10वां पद ज्ञात करना है आपको। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो आपको अंत से, वो भी कहां से? अंत से 10वां पद। तो जब अंत से ज्ञात करना है तो अंत से क्या होता है? अंत से 10वां पद। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही होता है, देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था, n माइनस l माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या दिया? अंत से nवां पद, तो an कहां से? अंत से, अंत से nवां पद, और nवां पद हमारा क्या है? 10 है। यानी कि n बराबर हमारा क्या है? 10 है। n बराबर हमारा क्या है? यहाँ पे 10 है। तो देखो यहाँ पे 8 n, l हमारा कितना दिया हुआ है? 254 माइनस n हमारा है 10 माइनस 1। डी हम कैसे निकालते हैं? 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5, क्योंकि 2 पदों का जो अंतर होता है वो हमारा सर्वांतर यानी कि डी कहलाता है। तो 9 माइनस 4 हमारा यहाँ पे हो गया 5। तो 254 माइनस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5। 9 को गुणा किया 5 से तो कितना हुआ? 9 पंजे 45। अब आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए कि 254 में से जब आप 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे 14 में से 5 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, तो 209 आ गया। कितना आ गया? 209। यानी कि समांतर श्रेणी का अंत से 10वां पद जो होगा वो कौन सा होगा? 209 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने nवें पद से रिलेटेड बात करी। अब हम देखो यहाँ पे कुछ वैकल्पिक विधि भी दी हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। समांतर श्रेणी को उलटने पर यानी कि उल्टा करने पर तो कुछ इस तरह की श्रेणी आएगी। तो जब आप किसी समांतर श्रेणी को उल्टा कर दोगे, ये दूसरी विधि है उस प्रश्न को हल करने की, तो उल्टा कर दोगे तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। सर्वांतर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस डी हो जाएगा। तो 8 n ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी, तब भी हमारा पद क्या आएगा? 10वां पद 209 आएगा। तो अगर आप इस तरह से करें या उस तरह से करें, प्रश्न का हल हमेशा एक ही निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से अगले पड़ाव की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, nवां पद पढ़ेंगे, n पदों का योगफल पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या होती है ये हमने पढ़ लिया, nवां पद क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। तो अगला पड़ाव हम पढ़ने वाले समांतर श्रेणी के n पदों का योग, कि समांतर श्रेणी में कुल जितने भी पद हैं उनका योग क्या होता है वो हम सीखेंगे। तो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर a है, सर्वांतर d है, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या कहलाता है? Sn कहलाता है। सम n क्या कहलाता है? Sn। हम किसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Sn से। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये फॉर्मूला होता है जो आपको एज इट इज याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, Sn बराबर n/2, अगर मैं इस 2a को ऐसे लिखूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप देखेंगे कि ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, nवे पद का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, nवे पद का। तो हम इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस an। दोनों ही रूप बिल्कुल सही हैं। और अगर समांतर an को हम क्या बोलते हैं, लास्ट पद भी बोलते हैं। तो an हमारी समांतर श्रेणी का nवा पद हो गया। समांतर श्रेणी में nवा पद यानी कि लास्ट पद को हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। तो हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस एक फॉर्मूला के ये 3 रूप हैं। ये निर्धारित करेंगे हमारे प्रश्न के आधार पर कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, सूत्र का यूज करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। समांतर श्रेणी, तो आपको क्या दिया है, दिया है समांतर श्रेणी। क्या समांतर श्रेणी आपको दी हुई है वो लिखिए आप। समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, 22 पदों का। 22 पदों का मतलब n बराबर यहाँ पे क्या है, n बराबर आपको दिया हुआ है 22। a बराबर कितना है, प्रथम पद 8। d हमारा क्या होता है, 2 पदों का अंतर यानी कि 3 माइनस 8। तो हमारा जो d है वो कितना है, माइनस का 5 है। 3 माइनस 8। अब n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूले में रख दो वैल्यू। n पदों का यानी कि कितने, 22 पदों का। तो s 22/2 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू माइनस का 5। हमने सारी वैल्यूज को रख दिया। 2 से ये कट गया 11 बार 11, 2 इंटू 8 हो गया 16 प्लस 2 माइनस 1 हो गया 21 इंटू माइनस का 5। बिल्कुल आराम से सॉल्व करते चलेंगे हम, ठीक है। तो s 22 बराबर 11, 16 प्लस माइनस हो गया माइनस 21 में 5 गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 21 इंटू 5 कितना होता है, 105। तो s 22 बराबर 11। अब 105 में से 16 यानी कि 16 में से 105 को हम घटाएंगे तो 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ माइनस का बचा 89। अब इस माइनस के 89 को हम क्या कर देंगे, 11 से गुणा कर देंगे। तो जिनको गुणा नहीं करना आता है वो साइड में गुणा कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस का 9 7 9। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमारा कितना आ गया, माइनस का 9 7 9 969 979। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई वैल्यूज को किसमें रखना है, फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों पे योग पर आधारित प्रश्न। पहले हमने क्या किया था, nवे पद पे आधारित प्रश्न किए थे। अब n पदों के योगफल पे आधारित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हम वो करेंगे। तो सबसे पहले प्रकार का प्रश्न, यदि m पदों का योगफल ज्ञात करना हो, प्रथम पद p तथा q जो है पदों का योग दिया गया हो, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको समीकरण बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन से इसको समझाऊंगी। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 140 है। यानी कि दिया गया है, सबसे पहले अभी जो भी आपको प्रश्न पूछा जाए आपको क्या लिखना होता है कि आपको क्या दिया है, यानी कि प्रथम 10 यानी कि s 10 बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है प्रथम 16 पदों का योगफल, यानी कि s 16 बराबर आपको दिया हुआ है 320। तो समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, m पदों का योगफल। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रथम पद निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो हमें पता है, हम क्या जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n बराबर हमारा कितना है, 10 है। तो 10/2
2a प्लस 9d। ठीक है, यहाँ से 10 से कटा ये हो गया 5, तो 5 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया, कितना दिया हुआ 140। अब देखो क्या करेंगे, 2a प्लस 9d, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 हटे चलिए आ गया 28। ये हमारी हो गई समीकरण 1। अब हमें समीकरण 2 निकालनी है, तो समीकरण 2 हमारी कैसे निकलेगी, यहाँ पे हमें दिया हुआ S16, S16 बराबर 16/2 2a प्लस 16 माइनस 2 15d, ये दिया हुआ है। अभी इसका मान कितना है 320, यानी कि 8 2a प्लस 15d। अब हम 8 को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 2a प्लस 15d बराबर 8 उधर गया, 8 चौक 32 40। ये हमारी हो गई समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है, तो कैसे कराएंगे, 2a प्लस 15d माइनस 2a माइनस 9d बराबर कितना हो गया 40 माइनस 28। तो यहाँ 2a से 2a कट गया, 15d में से 9d गया तो कितना बचेगा 6d, 6d बराबर यहाँ पे 40 में से 8 गए, 10 में से 8 गए 2, 3 में से हो गया 1 18। तो d बराबर हमारा कितना आ गया 18/6। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब इस d की वैल्यू को हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारी क्या है, 2a प्लस 9 इंटू 3 बराबर 28। तो 2a बराबर 2a प्लस 27 बराबर 28। तो यहां से 2a का मान कितना निकल जाएगा, 2a बराबर 1। तो a बराबर आ गया 1/2। a बराबर कितना आ गया 1/2। तो हमें यहाँ पे प्रथम पद भी निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, सर्वांतर भी। प्रथम पद निकाल लिया ये और सर्वांतर निकाल लिया d। कैसे निकाला, 9 को हमने यहाँ पे d का मान कितना रखा 3, 9 तिया 27 और बराबर क्या चल रहा था 28। तो हम 27 को उधर लेकर तो 28 माइनस 27 कितना बचा 1। तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया 1/2। अब हमें क्या करना है, प्रथम m पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितना, प्रथम n पदों का योगफल। तो पहले मैं इसको रब कर दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद आया 1/2 और सर्वांतर आया d। अब हमें प्रथम m पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, अर्थात प्रथम m पदों का योगफल, प्रथम m पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो as m बराबर m/2 2a प्लस m-1 इंटू d, यही होता है। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1/2 और d हमारा कितना है 3, बस वही रख देंगे। m/2 2 इंटू 1/2 प्लस m-1 इंटू d हमारा कितना है 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 से 2 तो कट गया, m/2 1 प्लस 3m-3। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, हमने इस 3 को अंदर गुणा कर दिया। अब m/2, ठीक है, 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2, कितना बचेगा -2। अब हम इनको अंदर गुणा कर देते हैं तो 3m² माइनस 2/2, 2 से तो 2 ये कट जाएगा और m बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 3m² माइनस 1, कितना बचा -m बचा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया SM, यानी कि समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल। क्या हो गया, समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल। अगर आप इसको और ज्यादा सोल्व करना चाहोगे तो मैं इसको और भी आपके लिए सोल्व कर सकती हूँ। कैसे, यहाँ पर 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं तो 3m² माइनस 2m² हो जाएगा, 3m में से 1m जाएगा तो कितना m बचेगा, 3m में से 2m जाएगा 1m, m²/2। तो ये आ गया हमारे समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने आसानी से किया है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करी। 2a बराबर क्या था 1/2 m-1, ठीक है, m पदों का योगफल याद करना तो m-1 इंटू d करा हमने। d हमारा कितना है 3 है, इसको अंदर गुणा किया 3m-3, 1 में से 3 गया माइनस का 2 बचा,
तो 3m माइनस 2, m को अंदर गुणा करेंगे तो 3m स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2m अपॉन 3, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 3m स्क्वायर माइनस m। तो ये हमारा आ गया समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल। ठीक है, अब इसी पे आधारित हम दूसरा प्रश्न करेंगे। किस तरह का है, पदों की संख्या ज्ञात करनी हो जब पदों का योग तथा समांतर श्रेणी ज्ञात हो। तो यानी कि पदों की संख्या, यानी कि हमको यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी हुई है और हमें उसमें कुल कितने पद है यानी कि n बराबर ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग यानी कि Sn बराबर आपको दिया हुआ है 300, ये दिया है। पहला पद आपको दिया हुआ है 20, सर्वांतर आपको निकालना, तो कैसे निकालोगे, 9 सही 1/3 माइनस 20 माइनस 20। आप इसको करके देख सकते हैं, आप इसको सरल भिन्न में बनाएंगे। 9 कम 9 27 का 7 हासिल लगी 2, 3 और 2 57 प्लस 1 58/3 माइनस 20। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 3 आया 58 माइनस 60, 58 में से 60 गए तो कितने, माइनस का 2/3। जो सर्वांतर आया हमारा वो कितना आया, माइनस का 2/3। अब हमें फॉर्मूला पता है एन पदों के योगफल का, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे Sn, यहाँ पे n पदों का योगफल दिया हुआ है 300, हमें तो n ही ज्ञात करना है। 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 डी हमारा है माइनस का 2/3। अब हम इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। ये 2 जो है उधर चला जाएगा बराबर n, 2 से ये 20 गुणा होगा 40 प्लस n माइनस 1 है ना माइनस का 2/3, ये हो गया 600। ये n को हम पहले इसको अंदर से सॉल्व कर लेते हैं, 40 प्लस माइनस हम यहाँ पे करेंगे माइनस 2/3 n माइनस 1। ठीक है, तो 600 बराबर n 40 माइनस 2/3n माइनस माइनस प्लस 2/3। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, या पहले हम n को अंदर गुणा कर देते हैं, तो 40n माइनस 2n स्क्वायर बटा 3 प्लस 2n/3। ठीक है, अब यहाँ पे n हम एलसीएम में ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 120n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n, ये 3 भी उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, बचा हुआ हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये 3 हमने इधर चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा 120n प्लस 2n, 122n माइनस 2n स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस का 1800 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ताकि हमारे जो हम इसको सोल्व करेंगे हमारी द्विघात समीकरण बन गई। तो पूरे में से 2 हमने कॉमन लिया, तो 2 छिंग 12, 2 एकम 61n माइनस n स्क्वायर 1800 बराबर 0। तो ये 2, तो अब हमारी जो द्विघात समीकरण बनी वो क्या बनी, n स्क्वायर, हमने माइनस को भी कॉमन लिया, माइनस 61n प्लस 900 बराबर 0। ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900। अब द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस 900 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे या जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 61 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे गुणनखंड करना भी सिखा देती हूँ। गुणनखंड कैसे करोगे, 900 के यहाँ से करो, तो 2 से गया 45, फिर 3 से गया 15, फिर 3 से गया 50, फिर 2 से गया 25, फिर 5 से गया 5 एकम 5 और फिर 5 से गया। तो हमारे यहाँ पे कितने बने गुणनखंड, 3 दिया ये बने, यानी कि आपके पास जो गुणनखंड आएंगे 25 और 36 और 36 को जोड़ने पे कितना आता है 61, और इन दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा 900। तो यहाँ पे मैं अब इसको रब कर रही हूँ पूरे को। हमारी जो द्विघात समीकरण है वो क्या है, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900। इसको पूरे को हम रब कर देते हैं, तो हमारी द्विघात समीकरण n स्क्वायर माइनस प्लस 900 बराबर 0। हमने गुणनखंड किए n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n, ये हमारा 61n है, प्लस 900 बराबर 0। तो यहाँ से हमने n कॉमन लिया तो कितना लिखा n माइनस 36, यहाँ से हमने 25 कॉमन लिया तो कितना बचा n माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ आ गया n माइनस 36, n माइनस 25 बराबर 0। तो एक बार n बराबर कितना आ गया 36, और एक बार n बराबर कितना आ गया हमारा 25। तो पदों की संख्या, तो कुल कितने पदों का योग, तो इसमें आपको क्या समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग 300 है। तो कितने पदों का योग 300 है, 36, और हमारा क्या आ गया, ये आ गया
36 और 25 पदों का योग हमारा क्या होगा, 300 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना जब n पदों का योग दिया गया हो। समांतर श्रेणी का प्रथम पद का योग दिया गया हो तब nवां पद। nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योग माइनस समांतर श्रेणी के n पदों के योग से जस्ट पहले पदों का योग, तो हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। उसका बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, Sn बराबर 6n प्लस 7n स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या निकाल लो, Sn माइनस 1, तो 6n माइनस 1 प्लस 7n माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6n माइनस 6 प्लस 7 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो यहाँ पे हो गया 6n माइनस 6 प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 14n। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 में से 6 गए तो 1 बचा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 7n स्क्वायर, 14n, 6n में से 14n जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8n माइनस का 8n प्लस का 1 बराबर 0। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आया, Sn आ गया। क्या आ गया हमारा, Sn। अब आपको क्या करना है, nवां पद ज्ञात करना। अभी अभी पता है nवां पद हमारा क्या होता है, Sn माइनस 1। Sn हमारा कितना है, 6n प्लस 7n स्क्वायर है। Sn माइनस 1 कितना है, 7n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 1, यही है। चलिए, तो यहाँ पे 7n स्क्वायर में से ये तो कट जाएगा, 8n प्लस 6n हमारा कितना हो गया, 6 से 12 13 14n माइनस 1। तो nवां पद हमारा कितना आ गया, 14n माइनस 1 आ गया। तो इस तरह से अगर आपके पास n पदों का योगफल भी दिया हुआ हो तो आप nवां पद कैसे ज्ञात करोगे, n पदों के योगफल से Sn माइनस 1 ज्ञात करना और इस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, nवां पद ज्ञात कीजिए जब समांतर श्रेणी का nवां पद निकालिए। अब समांतर श्रेणी का 10वां पद भी हमें ज्ञात करना है। तो an बराबर कितना आ गया, 14n माइनस 1। तो आपको 8n ज्ञात करना है, तो 14 इंटू 10 माइनस 1, 140 माइनस 1। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा, 139 होगा। समांतर श्रेणी का 10वां पद भी आपको ज्ञात करना था, तो 10वां पद हमने कैसे निकाल लिया, 139 निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब चौथे प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, इबारती प्रश्न होते हैं, जो जैसा प्रश्न में जानकारी दी हुई है उस जानकारी को पढ़ के हमें क्या करना होता है, प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो हम प्रश्न से ही करेंगे। एक व्यक्ति 3250 रुपए के ऋण का भुगतान करके पहले महीने से 20 रुपए से शुरू करता है। अब पहले महीने में 20 रुपए से शुरू करता है, मतलब a बराबर हमारा क्या हो गया, 20। यदि वह प्रत्येक किस्त में 15 रुपए प्रतिमाह बढ़ाता है, हर किस्त में 15 रुपए, तो ये 15 हमारा क्या हो गया, डी हो गया। टोटल कितने ऋण का भुगतान करता है, यानी कि पदों का, कुल पदों का योगफल कितना हो गया, 3250 हो गया। ठीक है, तब ऋण का पूर्ण भुगतान होने पर कितना समय लगेगा, यानी कि कितना टाइम लगेगा ऋण का भुगतान होने पर। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है। कितना निकालना है, n। आपको क्या क्या दिया है, n पदों का योगफल दिया है, प्रथम पद दिया है और सर्वांतर दिया है। तो हम जानते हैं n पदों का योगफल होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें यहाँ दिया हुआ है 3250, n हमको नहीं पता, 2a n माइनस 1 डी हमारा है 15। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये 2 तो उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 0 2 5 10, ये आ गया n, ये हो गया 40 प्लस 15n माइनस 15। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 40 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25, और इस n को भी अंदर गुणा करते हैं। तो 15n स्क्वायर प्लस 25n बराबर कितना आ गया हमारा, 6500। ठीक है, सो क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगी, ये हमारी बन गई एक द्विघात समीकरण। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, 5 को कॉमन लेते हैं। तो कितना बचेगा, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 बराबर 0। ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है। क्या करना है हमें, इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो कैसे करेंगे, 3n स्क्वायर
प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। ये हमने क्या कहते हैं, इनके इस 5n को हमने इस तरह लिखा कि गुणा करने पर तो ये आए और जोड़ने घटाने पर ये आए। तो 3n हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो n माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो 3n प्लस 65 और यहाँ से 20 कॉमन ले लो तो फिर आ जाएगा 3n माइनस प्लस 65 बराबर 0। तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में से 3n प्लस 65 जो है कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा n माइनस 20 बराबर 0। तो एक तो आ गया 3n प्लस 65 बराबर 0 कर दो और एक n माइनस 20 बराबर 0 कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा n बराबर माइनस का 65/3 और यहाँ से n बराबर आ जाएगा 20। तो हमारा समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो n बराबर क्या आ जाएगा 20, यानी कि 20 साल लगेंगे उस ऋण को पूरा करने में। ठीक अगला चलते हैं, समांतर माध्यम। यदि ए बी सी एक समांतर श्रेणी में हो बी तथा ए, तो बी को ए तथा सी का समांतर माध्य कहा जाता है। यानी कि ए बी सी अगर एक समांतर श्रेणी में, तो ये जो बीच वाला पद होता है ना, उसको पहले और तीसरे पद का समांतर माध्य कहला जाता है। तो समांतर माध्य हमारा किसके बराबर होता है, पहले और तीसरे पद का योगफल को हम जब 2 से विभाजित करते हैं। तो ए सी का समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस सी बाय 2 होगा। इसको हम एक क्वेश्चन से करेंगे, 2 तथा 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो a बराबर कितना हो गया 2, c बराबर हो गया 12, तो b बराबर यहाँ निकालना है 2 प्लस 12/2, यानी कि समांतर माध्य जो हमारा होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यानी कि b बराबर 7 हमारा क्या है, समांतर माध्य है। यानी कि इनके बीच का पद आपको निकालना है। ठीक है, चलिए समांतर श्रेणी में पदों का चयन कैसे करो, व्यापक पद कैसे चुनो, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो कभी कभी समस्या आ जाती है ना, हमें 3 पद, तो हमको यहाँ पे बिल्कुल सोल्यूशन दिया हुआ है कि अगर किसी समांतर श्रेणी में आपको 3 पद निकालने हैं और सर्वांतर अगर d है, तो कैसे निकालोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी मानोगे। यदि पदों की संख्या 4 हो और सर्वांतर 2d हो, तो कैसे निकालोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यदि पदों की संख्या 5 हो, तो कैसे निकालोगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो इस तरह से अगर पदों की संख्या और आपको पद चुनने हो तो आप ऐसे चुनोगे। मैं इसको बहुत ही आसानी से आपको बताती हूँ एक प्रश्न से। यदि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है जिनका योग 20 है तथा वर्गों का योग 120 है, तो चारों संख्याएं ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 4 है। तो माना समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 4 है, तो माना समांतर श्रेणी हमारी होगी a माइनस डी, यही हमने सीखा था, a माइनस 3d, फिर a माइनस 2d, फिर a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये 4 श्रेणी का होगा मेरे हिसाब से, 1 2 3 4। यहाँ पे a नहीं होगा, ठीक है, 4 श्रेणी माननी, तो मैं इस तरह से पद चुनने। अब आपको बोला है जिनका योग, तो यानी कि a माइनस 3d प्लस a माइनस 2d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d का योग आपको कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तथा इनके वर्गों का योग भी दिया हुआ है, यानी कि a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस 2d का स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। आपको चारों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे चारों संख्याएं, यहाँ पर आप क्या, इनको सॉल्व करो। तो जब हमने समीकरण 1 को सॉल्व किया, किसको, समीकरण 1 को सॉल्व किया, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस 2d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। तो देखो माइनस के 3d से प्लस का 2d कैंसिल हो गया, माइनस के 2d से प्लस का 2d कैंसिल हो गया, बराबर आपको दिया हुआ है 20। 1 2 3 4, 4a बराबर हो गया 20। सो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से a बराबर आ गया 5। a बराबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। a बराबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। पहली संख्या हमारी आ गई 5। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, सर्वांतर भी निकालना है। तो जहां जहां पे ये दिया हुआ है वहां पे हम पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सर्वांतर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपका सभी चीज आराम से सोल्व हो जाएगी। तो इसी के साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। चारों संख्याएं ज्ञात करनी, a निकाल लिया, अब आप क्या करो, d भी निकाल लो।
डी भी निकाल लोगे तो हमारे पास ए और डी आ जाएगा, तो चारों संख्या कैसे आ जाएगी, इनमें ए और डी का मान पुट कर देंगे तो हमारे पास चारों संख्याएं आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सभी प्रश्नों को हल करना रहेगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।